बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वाक्य के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में आती है और पूरा वाक्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बाद में जो हमारी दो तीन चीज़ें जो बच जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन प्रोनाउन थे उनके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि नाउन क्या होता है, जो प्रोनाउन क्या होता है, उनको सब्जेक्ट को किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी देखी थी। दोस्तों, जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। अगर वाक्य के अंदर जब वाक्य बनेगा तो अगर किसी जगह पर अगर नाउन आता है तो वहाँ पर प्रोनाउन नहीं आएगा, और जहाँ पे प्रोनाउन आएगा वहाँ पर नाउन नहीं आएगा। जैसे नाउन जो होता है, संज्ञा जो होती है, वो कोई नाम होता है, रमेश, महेश, इस टाइप से कोई नाम हो जाता है। तो अगर हम नाउन का यूज़ करेंगे, अगर हम संज्ञा का उपयोग करते हैं वाक्य के अंदर, तो जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, उसे हम हटा देंगे। सर्वनाम जैसे कि ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, ये जो हमारे जितने भी सारे सब्जेक्ट थे इनको रिप्लेस कर देता है कौन, हमारा नाउन। तो इसके बारे में हम जान चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं जो वाक्य के अंदर अगली जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सहायक क्रिया है, उसके बिना कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट और लास्ट में हमारे वाक्य के लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में अगर हम इसको ऐसा समझें कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वो किसी भी वाक्य के अंदर दोनों किनारे होते हैं, दोनों किनारे होते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो सेंटेंस होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों किनारे हैं, और ये जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये जो है ये दोनों इसके बीच के पुल है, इस पार से उस पार जाने के लिए। यानी कि इस पार से उस पार, यानी कि हम पूरे सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बनाने में या पूरा बोलने के लिए हमें यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हमको जाना पड़ेगा, तभी हमारा जो सब्जेक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, या जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारी जो मेन वर्ब है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये तीनों एक सीक्वेंस में रहते हैं और ये एक सेंटेंस को, एक वाक्य को पूरी तरीके से बनाते हैं, और इसी के हिसाब से, इसी के फ्लो के हिसाब से ही हम बोलते हैं। दोस्तों, अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आएगी, हमें कुछ चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी हम समझ पाए उतना हम समझ लेंगे, क्योंकि जब हमारे टेंस से स्टार्ट हो जाएंगे, जब टेंस चालू हो जाएंगे, तो टेंस के अंदर हमें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाली है, जिसके अंदर सब्जेक्ट किस टाइप से हम उसके अंदर रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे रखेंगे, मेन वर्ब कैसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे, इनमें क्या क्या चेंज होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम चूँकि हम चालू करने वाले हैं, इससे पहले हम ये बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं, ताकि हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये सब सारी चीज़ें नई नहीं हो। तो ये पूरा एक जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसे, एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शुरू और लास्ट में होते हैं, यानी कि ये दोनों किनारे हैं और ये पुल का काम करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा सेंटेंस बोलने के लिए हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, वो कर्ता की स्थिति को दिखाती है, या कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसकी पोजीशन को दिखाती है, उसकी स्थिति को दिखाती है। अब जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट,
ही शी इट कोई कुछ भी हो सकता है या कोई नाम हो सकता है, रमेश महेश। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी स्थिति को कैसे दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें सब क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये विल, शैल जो होती है ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो ये उसकी स्थिति को दिखाती है कि सब्जेक्ट किस स्थिति में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो दोस्तों जैसे हम हमारे पास इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि वह बाजार जा रहा है। तो वह तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, he is going to मार्केट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अभी जो सब्जेक्ट की स्थिति को कैसे दिखाता है, यहाँ पर बाजार जा रहा है, तो ये जो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इज जो सहायक क्रिया लगाई है, ये उसकी स्थिति को इस तरीके से दिखाता है कि वो प्रेजेंट में कुछ काम कर रहा है या पहले कर चुका है या आगे कुछ करने वाला है। इस हमारे जो ये स्थिति बनती है इसको ये दिखाता है। तो अभी जो हमारा जो वाक्य बोल रहा है कि वो जा रहा है, तो ये प्रेजेंट स्थिति को दिखाता है कि अभी वो कुछ कर रहा है। तो इस टाइप से, इस तरीके से जो हमारी जो सहायक क्रिया होती है वो किसी भी सब्जेक्ट के पोजीशन, उसकी स्थिति को दिखाती है कि वो रियल में क्या कर रहा है या उसने क्या कर चुका है या वो कुछ करने वाला है। इस टाइप से ये दिखाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट की स्थिति को दिखाता है कि एट प्रेजेंट वो किस टाइप की बात कर रहा है, वो किस तरीके से या तो पिछली बात कर रहा है या अभी की बात कर रहा है या आने वाली बात कर रहा है, या इस टाइप से जो भी स्थिति होगी वो दिखा देगा। और ये हमें आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं इसकी सहायक क्रिया को देखकर। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो दोस्तों मेन वर्ब एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस को पूरी तरीके से बदल देती है, सेंटेंस को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कराती है कि मेन वर्ब रियल में सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट तो हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सहायक क्रिया भी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगी, लेकिन अब मेन वर्ब अगर नहीं होगी तो सेंटेंस कभी नहीं बनेगा भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे सेंटेंस को हम कुछ आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो मेन वर्ब को हम हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं इसकी परिभाषा की ये कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को दिखाता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को कैसे दिखाएगा ये। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल देखेंगे कि यहीं पर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने सेंटेंस बनाया है ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो मेन वर्ब है, हमारी मेन वर्ब है ये हमारी हो जाएगी गोइंग। अगर हम यहाँ से गोइंग हटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से गोइंग हटा देते हैं, ही इज टू मार्केट, अब हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये कहाँ क्या हो रहा है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वह जा रहा है, तो यहाँ पर बात उठती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो हमें अगर हम इस चीज़ को नहीं रखेंगे बीच में कि वो कहाँ जा रहा है, अगर हम उस जगह उसके टारगेट को, उस जगह को हम आइडेंटिफाई नहीं कराते हैं वर्ब के अंदर, है ना, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मेन वर्ब का होना उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीज़ों का होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी परिभाषा की देने की कोशिश की है कि हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ना का उच्चारण आता है क्रिया कहलाती है। अब ना का उच्चारण, तो दोस्तों बचपन में हमने जो वर्ब पढ़ी होगी, जब हम 9th 10th 4th क्लास 6th क्लास में हम उसके बारे में जो पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर स्टडी या लर्न यानी पढ़ना होता है, टेक यानी लेना होता है, गिव यानी देना होता है, बिल्ड यानी बनाना होता है,
डांस नाचना होता है, से यानी कहना होता है, स्पीक यानी बोलना होता है। तो ये जो ना 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 यानी कि सीधी सी कहने की बात ये है कि जिन भी जो शब्द अगर आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अगर उसका अर्थ अगर आपको पता है तो आप हिंदी में उसका उस जो शब्द है उसके आखिरी में ना ही आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, यानी कि कार्य। तो जो कार्य होता है ये कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकती है। ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, रियल में ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है कार्य, हमारा टारगेट होता है। वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जब हम बोलेंगे कि वो बाजार जा रहा है, तो जब बाजार की बात आ जाएगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा टारगेट हो गया कि हम घर से निकले हैं लेकिन हम कहाँ को जा रहे हैं? हम बाजार में जा रहे हैं, बाजार को जा रहे हैं। तो जब हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस के अंदर दिखेगा तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यह हमारा हो गया कार्य। कार्य जो है वो किसी भी सेंटेंस को दिखाता है कि वो किस वे में चल रहा है, वो किस रास्ते में चल रहा है, वो शुरू जहाँ से हुआ है उसको जाना कहाँ है। एक व्यक्ति यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट ने हेल्पिंग वर्ब के साथ में शुरुआत करी है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो किस ओर जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा कार्य होता है, जिसे हम सब्जेक्ट के सबसे आखिरी में हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो वाक्य का स्ट्रक्चर है उसके आखिर जो शब्द है हमारा, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा टारगेट। हम शुरू से चलेंगे, शुरुआत हमारी होगी सब्जेक्ट से और हम लास्ट में पहुंचेंगे हमारे टारगेट तक, हमारे ऑब्जेक्ट तक। यानी कि हम यहाँ से किसी चीज़ की बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे ही इज, हमने यहाँ से चालू कर दिया ही से, ही इज गोइंग, यहाँ तक हम पहुंचे। लेकिन अगर हम इसको गायब कर देते हैं तो वह जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जब हमारा टारगेट आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा कार्य आ जाएगा, बाजार जा रहा है या कहीं पर भी जा रहा है, यानी कि लास्ट में हमारा जो कार्य है वो दिख जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वाक्य है उसके बारे में हमने जो बेसिक जानकारी थी वो हमारी पूरी होती है। इसके आगे हम कुछ बेसिक जानकारी और हैं जिसे हम कंप्लीट करते हुए हम सीधे से टेंस के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।